फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर विटामिन ई। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विटामिन ई। तो विटामिन ई से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो पूछता है कि विटामिन ई का उपनाम क्या है, या विटामिन ई को और किस नाम से जानते हैं। तो विटामिन ई का उपनाम क्या है, या हम विटामिन ई को और किस नाम से जानते हैं। चाहे हम ये पूछे कि उसका क्या नाम है, या पूछे उपनाम क्या है विटामिन ई का, या हम पूछे कि उसका रासायनिक नाम क्या है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन का आंसर जो है सेम है। इसका क्या नाम है, टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल कहते हैं, और इसी को ही हम इस विटामिन ई का उपनाम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि विटामिन ई को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टेकोफेरॉल से बनता है कि जो टेकोफेरॉल होता है इसका अर्थ क्या होता है। टेको और फेरॉल जो है इसका क्या मतलब है। और तो टेको और फेरॉल जो है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द होता है टेकोस, दूसरा शब्द होता है फेरॉल। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है टेकोस और फेरॉल। और टेकोस का क्या मतलब होता है, टेकोस का मतलब होता है शिशु को जन्म देना। क्या मतलब होता है टेकोस का, शिशु को जन्म देना, ये मतलब होता है जन्म देना, ये मतलब होता है टेकोस का। और फेरॉल का क्या मतलब होता है, फेरॉल का क्या मतलब होता है संपन्न करना, संपन्न करना। मतलब ये इसका दोनों का अर्थ ये निकल कर आया कि शिशु को जन्म देने की जो क्रिया होती है ना, उसको संपन्न करने में जो सहायक होता है वो विटामिन ई होता है। तो इसीलिए इसका जो ये जो वर्ड है टेकोफेरॉल, ये उसी से लिया गया है कि शिशु को जन्म देना या संपन्न करने की क्रिया ही जो है वो टेकोफेरॉल कहलाती है। फिर पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनेगा सेकंड क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि टेकोस और फेरॉल से बनता है। टेकोस का अर्थ क्या होता है, कई सारे ऑप्शन एग्जाम में आपको दे दिए। किसका मतलब ये होता है वृद्धि करना होता है, विकास करना होता है, फिर शिशु को जन्म देना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिशु को जन्म देना होता है। फेरॉल का मतलब क्या होता है कि संपन्न करना होता है। ये हो गया, आप ऑप्शन में टिक लगा देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछेगा कि ये जो टेकोफेरॉल है ना, ये किस भाषा का शब्द है, या किस जो है किस भाषा का शब्द है, या किस जो है उससे लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है। तो टेकोफेरॉल जो शब्द है वो आपका लिया गया है ग्रीक भाषा से। तो एग्जाम में जब आपसे पूछेगा कि टेकोफेरॉल जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो आंसर आएगा कि वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो ये आपका केवल टेकोफेरॉल जो रासायनिक नाम है, या इसे उपनाम कह सकते हैं, या विटामिन ई टेकोफेरॉल नाम से जाना जाता है, जो कि दो वर्डों से मिलकर बना है। एक टेकोस है, फिर फेरॉल है। टेकोस का मतलब होता है शिशु को जन्म देना, फेरॉल का मतलब होता है ये जन्म देने की जो क्रिया होती है उसे संपन्न करना। ये जो है, और ये कैसा शब्द होता है, ये ग्रीक भाषा के शब्द है, और इसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। अभी हमने आपको बताया कि विटामिन ई क्या करता है, शिशु के जन्म देने में सहायक विटामिन होता है, इसलिए इसे हम लोग प्रजनन में सहायक विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजनन में सहायक विटामिन भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि प्रजनन में सहायक विटामिन कौन है, ऑप्शन में दे दिया विटामिन ए, डी, के, कुछ भी दे दिया, फिर आपसे पूछेगा कि क्या सही आंसर है, तो आप बताएंगे विटामिन ई जो है वो प्रजनन में सहायक जो है विटामिन होता है। कौन होता है प्रजनन में सहायक विटामिन, कौन है, विटामिन ई है। इसका आंसर होगा विटामिन ई। अच्छा, ये प्रजनन में सहायक होता है, इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इसे, एंटी स्टेरिलिटी। एंटी स्टेरिलिटी इसे विटामिन कहते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन होता है, तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन जो है, जो कि क्या कहलाता है, जो कि हिंदी में जो एंटी स्टेरिलिटी होता है, इसे हिंदी में कहते हैं
बंधता, अगर एग्जाम में हिंदी में आएगा तो बंधता प्रतिरोधक, हिंदी में इसे कहते हैं बंधता प्रतिरोधक। बंधता प्रतिरोधक विटामिन कौन होता है? विटामिन ई को हम बंधता प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। बंधता प्रतिरोधक चाहे एंटी स्टेरिलिटी, और ये हिंदी में एंटी स्टेरिलिटी आपका एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि आपको ये बंधता प्रतिरोधक ही दे, एंटी स्टेरिलिटी ऐसे भी दे सकता है आपको एग्जाम में कि किस विटामिन को हम एंटी स्टेरिलिटी या बांधता प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ई को जो है हम लोग क्या कहते हैं? बांधता प्रतिरोधक विटामिन और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन ई से ये पूछा जाता है कि विटामिन ई को किसमें मेजर करते हैं? जो विटामिन ई है उसकी मेजर करने की यूनिट क्या है? हम किसमें मेजर करते हैं विटामिन ई को? तो शॉर्टकट में हम कहते हैं उसे हम लोग मेजर करते हैं IU में, मतलब कि इसकी जो यूनिट होती है ना वो होती है इंटरनेशनल यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं। विटामिन ई को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? विटामिन ई को हम लोग जो है यहाँ पे लिख देते हैं इंटरनेशनल यूनिट में मेजर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? मापते हैं, मेजर करते हैं या मापते हैं। तो विटामिन ई को हम लोग इंटरनेशनल यूनिट, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं IU में मेजर करते हैं। अच्छा, और किसकी इंटरनेशनल यूनिट होती है? तो विटामिन ई के साथ साथ विटामिन ए की भी जो इंटरनेशनल यूनिट में ही मेजर किया जाता है। तो विटामिन ए को भी इंटरनेशनल यूनिट में मेजर किया जाता है और विटामिन ई को भी इंटरनेशनल यूनिट में जो है मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका इस तरह के ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। फिर इसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है कि विटामिन से रिलेटेड पूछा जाता है कि वाटर सोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल है, मतलब कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है कि ये जल में घुलनशील है। तो फैट सोल्यूबल है कि वाटर सोल्यूबल है, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि वाटर है कि जल में ये घुलनशील होता है कि ये वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन ई जो है ना वो आपका किस में घुलनशील होता है? ये वसा में घुलनशील होता है। अगर हमारी बॉडी में वसा नहीं है, फैट नहीं है, तो विटामिन ई का अवशोषण अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि विटामिन ई किस में घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील होता है। तो इसके लिए हमारी बॉडी में वसा का होना जरूरी है। अगर वसा नहीं होगी तो हमारी बॉडी में विटामिन ई का जो है शोषण सही से नहीं हो पाएगा। अच्छा, वसा में घुलनशील जो है और कौन कौन से विटामिन होते हैं? A, D और K, ये भी आपके किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन बी और जो सी होते हैं वो आपका किस में घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी आपका, विटामिन बी और सी आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और फैट सोल्यूबल आपका होता है ADEK, ये होता है। तो यहाँ पर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि ये किसमें सोल्यूबल है या किसमें घुलनशील है। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा प्यूफा जो है ज्यादा अच्छा होता है या मूफा? तो इसका होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसका क्या होता है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इस दोनों में से पूछता है कि कौन ज्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। तो आप हमेशा टिक मारेंगे कि जो प्यूफा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। कौन गुड होता है हमारे लिए? ये हमारे लिए गुड होता है। और बैड कौन होता है? तो बैड जो है आपका इसके अकॉर्डिंग मूफा होगा, प्यूफा जो है आपके लिए बेस्ट होगा। और प्यूफा, यहाँ पर हम प्यूफा की बात किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि जो अगर हमारी बॉडी में पूफा जो है अधिक मात्रा में है, अगर हमारी बॉडी में पूफा जो है अधिक मात्रा में है, अगर इसकी अधिकता है हमारी बॉडी में, अगर पूफा की हमारी बॉडी में अधिकता होती है तो विटामिन ई की कमी होती है। किसकी कमी होगी? तो विटामिन ई की कमी होगी, विटामिन ई की कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि क्या होगा ना कि अगर पूफा ज्यादा होगा हमारी बॉडी में तो विटामिन ई क्या होता है कि हमारी रक्त में जो है क्या होता है, उसका जो है अच्छे से घुलनशील हो जाता है हमारी बॉडी में। विटामिन ई बहुत ही अच्छे से घुलनशील हो जाता है और हमारी बॉडी से ये निकल जाता है। तो इसलिए अगर पूफा ज्यादा है तो विटामिन ई क्या होगा? हमारी बॉडी से निकल जाएगा। तो इसकी क्या होगी? इसकी कमी होती है अगर पूफा ज्यादा होता है।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ई के कार्य। विटामिन ई के क्या क्या कार्य होते हैं। तो इसमें पहला है कि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर देखी जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी देखी जाती है इसके अंदर? ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है इसमें देखी जाती है। एंटी मतलब ये है कि इसमें विटामिन, ये क्या करता है, विटामिन ए तथा कैरोटीन, विटामिन ए तथा कैरोटीन को, विटामिन ए तथा कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से रोकना। क्या करता है ये? विटामिन ए तथा कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से रोकता है। कौन सा विटामिन रोकता है? विटामिन ई जो है वो क्या करता है, वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। ये क्या करता है? विटामिन ए तथा जो कैरोटीन होता है उसको ऑक्सीकृत होने से रोकता है। अच्छा, विटामिन ए को और हम लोग इसका दूसरा नाम या इसको और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन ए का ही नाम क्या होता है? कैरोटीन। विटामिन ए का ही दूसरा नाम क्या होता है? कैरोटीन होता है। और ये जो कैरोटीन होती है ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें वनस्पति जगत से मिलती है। कैरोटीन हमें कहाँ से मिलती है? वनस्पति जगत से जो हमें प्राप्त होती है कैरोटीन। तो विटामिन ए का दूसरा नाम कैरोटीन होता है और ये कैरोटीन को ऑक्सीकृत जो है होने से रोकता है। और ये क्या होता है? विटामिन ई का और क्या काम होता है? तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम इसका होता है ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। किसके? आरबीसी के, जो मेन काम इसका होता है आरबीसी के ये निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है या ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? विटामिन ई। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी होगी तो आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाएगा। मतलब आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स जैसे, तो इसका जब निर्माण नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी रही तो। अगर विटामिन ई की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो एग्जाम में पूछता है, सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि ये आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलेगा कि अगर आरबीसी का, विटामिन ई की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? तो बीमारी होती है, इसे कहते हैं मैक्रोसाइट्रिक रक्त अल्पता बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो रही है? मैक्रोसाइट्रिक रक्त अल्पता। लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। इसमें क्या होता है? आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। किसमें कम हो रही है? ये जो माइक्रोसाइट्रिक रक्त अल्पता में आरबीसी की जो संख्या होती है, आरबीसी की संख्या जो होती है ना वो कम हो जाती है। लेकिन आरबीसी का जो आकार होता है ना वो बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आरबीसी की संख्या तो कम हो रही है, संख्या कम हो रही है और आरबीसी का जो आकार है ना वो बढ़ जाता है। आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि किसकी कमी से आरबीसी का आकार बढ़ने लगता है, किस विटामिन की कमी से आरबीसी का आकार जो है बढ़ने लगता है, तो आरबीसी का आकार जो बढ़ने लगता है विटामिन ई की कमी से बढ़ने लगता है। फिर इसी को थोड़ा घुमा के पूछेगा कि किस बीमारी में आरबीसी की संख्या कम होने लगती है। तो यहाँ पे संख्या पूछेगा, यहाँ पर आकार पूछेगा। तो आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और संख्या क्या हो रही? कम हो रही। तो किस बीमारी में आरबीसी की संख्या कम होने लगती है? तो वो होता है मैक्रोसाइट्रिक रक्त अल्पता में आरबीसी की संख्या कम होने लगती है, जबकि आरबीसी का जो आकार होता है वो बढ़ने लगता है। इस तरह इसी मैक्रोसाइट्रिक से दो क्वेश्चन बनेंगे, एक में आकार बढ़ रहा है आरबीसी का, एक में संख्या जो है कम हो रही है। और एग्जाम में अगर आपका मैक्रोसाइट्रिक रक्त अल्पता आता है और अगर ऑप्शन में आपके विटामिन B6 दिया हुआ है और विटामिन ई भी दिया हुआ है,
अगर दोनों ऑप्शन में आपके दिया हुआ है तब आप विटामिन बी6 को करेंगे, जो कि अभी हम जब आपको विटामिन पढ़ाएंगे तो विटामिन बी6 की मेन डिजीज होती है मैक्रोसाइट्रिक रक्तअल्पता, लेकिन ये विटामिन ई की कमी से भी होती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपके ऑप्शन में विटामिन बी6 नहीं दिया है तब आप विटामिन ई करेंगे। मान लीजिए वहां पर आपका दिया रहा ADE दे दिया गया, ठीक है, ऑप्शन में आपके ADE है, तब तो आप टिक ई को करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके B6 लिखा हुआ है, B6 लिखा है, तो आप प्रेफरेंस इसी B6 को देंगे, तब आप ई नहीं करेंगे, तब आप B6 लिखेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में B6 नहीं है तब आपका टिक होगा कि मैक्रोसाइट्रिक जो रक्तअल्पता है वो विटामिन ई की कमी से होती है। तो यहाँ पर ये बेसिक डिफरेंस है जिसे आपको ध्यान देना होगा। अब विटामिन ई की कमी से और कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन ई की कमी से जो है हीमोलाइटिक एनीमिया बीमारी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक जो है एनीमिया बीमारी हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। फिर होता है कि इसमें क्या होता है हीमोलाइटिक एनीमिया में, इसमें मांसपेशियों में ऐंठन देखने को मिलती है। लेकिन एग्जाम में आपका ये मांसपेशियों से ऐंठन नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा कि विटामिन ई ये बीमारी दे देगा हीमोलाइटिक एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो ADE के कुछ भी दे दिया, फिर आपका ऑप्शन में आएगा ई, तो आप टिक लगाएंगे विटामिन ई की कमी से हीमोलाइटिक एनीमिया होती है। फिर विटामिन ई की कमी से क्या होता है? रिप्रोडक्शन फेल्योर हो जाता है, मतलब प्रजनन क्षमता क्या होती है? खराब हो जाती है ना। रिप्रोडक्शन जो क्या होता है? फेल्योर मतलब क्या होता है? प्रजनन क्षमता में कमी देखने को मिलती है, कि प्रजनन क्षमता जो है इसमें प्रजनन क्षमता में जो है खराबी देखने को मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन फेल्योर कहते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सी बीमारी? तो ये दे देगा रिप्रोडक्शन फेल्योर, ये किसकी बीमारी के लक्षण है? तो विटामिन ई की कमी के लक्षण है। फिर एग्जाम में आपका आएगा कि फिर विटामिन ई की कमी से और क्या होता है? इसमें क्या होता है? यकृत का नेफ्रोसिस होने लगता है। यकृत मतलब लीवर का, यकृत का नेफ्रोसिस ये वर्ड लिखा रहेगा आपका, नेफ्रोसिस वर्ड लिखा रहेगा। तो ये किसकी कमी से होता है? जिसमें लीवर का नेफ्रोसिस होने लगता है। नेफ्रोसिस मतलब ये होता है ना कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गलकर नष्ट हो जाना। नेफ्रोसिस का मतलब क्या होता है? गलकर नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, नेफ्रोसिस होने लगता है यकृत का। यकृत मतलब जो लीवर होता है उसका क्या होने लगता है? नेफ्रोसिस होने लगता है, मतलब गलकर नष्ट होने लगता है। और इसकी कमी से क्या होता है? एक इसे पूछता है कि इसकी कमी से क्या होता है? प्रजनन क्षमता की जो शक्ति होती है ना वो छिड़ हो जाती है। क्या छिड़ हो जाती है? प्रजनन की जो क्षमता होती है वो छिड़ हो जाती है। तो क्या हो जाता है? प्रजनन क्षमता छिड़ हो जाना। तो प्रजनन क्षमता क्यों छिड़ हो जा रही है? विटामिन ई की कमी से हो जाती है। फिर जो है अगर आपके एग्जाम में देता है कि प्रजनन में सहायक विटामिन कौन है, प्रजनन में सहायक विटामिन कौन है, दिया आपके एग्जाम में कि प्रजनन में सहायक विटामिन, तब आप टिक लगाएंगे कि विटामिन ई जो होता है वो प्रजनन में सहायक है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि प्रजनन हार्मोन्स बोलते हैं, इसी के आगे लगा देगा प्रजनन हार्मोन्स। प्रजनन हार्मोन्स किस विटामिन को बोलते हैं? तो प्रजनन हार्मोन्स जो है विटामिन ई को बोलते हैं। लेकिन अगर आपके प्रजनन वर्ड ना लिखा रहे, पूछे कि किस विटामिन को हार्मोन्स की संज्ञा दी गई है, पूछे कि किस विटामिन को जो है हार्मोन्स की संज्ञा दी गई है, जैसे पूछे कि किस विटामिन अगर पूछता है एग्जाम में आपका कि किस विटामिन को जो है हार्मोन्स की संज्ञा दी गई है, विटामिन को हार्मोन्स की संज्ञा दी गई है, तब आप कहेंगे कि विटामिन डी है।
तब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तब अगर केवल यहाँ पे लिखा है हार्मोन्स लिखकर आ गया, केवल हार्मोन्स लिखकर आ गया, तब तो विटामिन डी होगा। लेकिन अगर लिखकर आता है प्रजनन हार्मोन्स, तब आपका जो है विटामिन ई सही होगा। तब आप एग्जाम में लगाएंगे प्रजनन हार्मोन्स विटामिन ई है, जबकि हार्मोन्स के केवल लिखा रहेगा कि विटामिन हार्मोन्स की संज्ञा दी गई, तब आपका होगा विटामिन डी। फिर है कि फिर इससे क्या, इसके प्राप्ति के क्या स्रोत हैं, वो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से हमें जो है ये विटामिन ई के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं जिनसे हमें विटामिन ई जो है प्राप्त होता है। तो ये हमको जो है फलों और सब्जियों में से तो कम मिलता है, ये हमें जो मिलता है हमें वो हमें गेहूं जो होते हैं वह मक्के, गेहूं व मक्के के जो भ्रूण के जो तेल होते हैं, भ्रूण के जो तेल होते हैं बेसिक, उन्हीं से हमें ये ज्यादा मिलता है। इसका मतलब ये ना कि गेहूं और जो मक्के होते हैं ना, उसको जैसे भिगो के रख दिया जाए, उसमें अंकुरित निकल आए, फिर उसके से जो हमें तेल मिलता है उससे सबसे ज्यादा विटामिन ई जो है प्राप्त होता है। वह फलों और सब्जियों से भी मिलता है, लेकिन हमें फलों और सब्जियों से जो है, फल और सब्जियों से कम मात्रा में प्राप्त होते हैं विटामिन ई। फल व सब्जियों से ये कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो होते हैं विटामिन ई, जबकि आपकी गेहूं व मक्के के भ्रूण के जो तेल होते हैं उनसे जो है अच्छी मात्रा में ये प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे विटामिन ई चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके जो है कुछ भी कमेंट जो है कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में जाके आप जो है अपना सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू।